बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय शहजाद। जैसे कि आप जानते हैं कि हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। आज के इस लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम की डिफरेंट टाइप्स और उसकी टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस को स्टडी करेंगे। और साथ में बताता चलूं कि एग्जाम्स में इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और इक्विलिब्रियम में से वो शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इस तरह से मिसाल के तौर पर वो कह सकता है कि राइट डाउन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट डाउन डिफरेंट कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट टॉपिक इक्विलिब्रियम का स्टडी करेंगे एक डिफरेंट एग्जांपल्स की मदद से। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। और अगर इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जो टर्म इक्विलिब्रियम है इसका मतलब होता है बराबरी या एक बैलेंस। ठीक है, अब फिजिक्स में इसकी डेफिनेशन यूं है, a body is said to be in state of equilibrium if it is at rest or moving with uniform velocity। एक बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में तब हो सकती है अगर वो एक रेस्ट में है या मूव कर रही है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो दोनों सूरतें में हम इसको कह सकते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब इसकी टू टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप इसकी ये है कि अगर जब बॉडी एक रेस्ट की हालत में होती है तब जो इक्विलिब्रियम स्टेट होगी उसको हम बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब एक जो सेकंड टाइप्स है वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। ठीक है, अगर बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तब हम जो इक्विलिब्रियम स्टेट होगी हम उसको कहेंगे कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो ये थी इसकी टू टाइप्स। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी टू डिफरेंट कंडीशंस। जो दो कंडीशंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। इसकी मदद से हमें पता चलता है कि एक बॉडी जो है एक कंप्लीट इक्विलिब्रियम स्टेट में कैसे हो सकती है। तो अब हम इसको एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं। ये देखें, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन ये है द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट मस्ट बी जीरो। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस अमल कर रही हैं उनका जो वेक्टर सम है वो जीरो होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर हमारे पास एक बॉक्स, ये देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बॉक्स है ये वाला। ठीक है, ये एक बॉक्स है, तो अगर इसके ऊपर फोर्सेस अमल कर रही, एक फोर्स लेफ्ट साइड पे अमल कर रही है, इसको हम कह लेते हैं कि ये फोर्स हमारे पास है F1। ठीक है, ये फोर्स F1 है। इस तरह से इसके ऊपर एक राइट साइड पे फोर्स अमल कर रही है तो इसको हम कहते हैं कि ये फोर्स है F2। इसी तरह से एक अपवर्ड फोर्स अमल कर रही है, ये वाली एक अपवर्ड फोर्स अमल कर रही है तो इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास फोर्स है F3। ठीक है, जब ये F3 है तो इसका मतलब है जब अपवर्ड फोर्स अमल कर रही तो एक एक डाउनवर्ड फोर्स अमल कर रही। अब इसको कहते हैं कि ये हमारे पास एक F4 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर डिफरेंट फोर्सेस अमल कर रही हैं। तो इस बॉक्स को इन फोर्सेस की मदद से ये बॉक्स देखें तो एक बैलेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर F1 देखें तो ये लेफ्ट साइड पे जब एक्ट कर रही है तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट F2 अमल कर रही है। अगर हम F1 को पॉजिटिव लेते हैं तो इसका मतलब जो F2 होगी वो होगी नेगेटिव फोर्स। ठीक है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। इस तरह से अपवर्ड देखें तो हमारी F3 अगर पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड F4 जो होगी वो नेगेटिव होगी। तो अगर हम इनका वेक्टर सम देखें तो वेक्टर सम इनका जीरो आएगा। वो जीरो किस तरह से आएगा, तो ये देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास F1 अगर पॉजिटिव है तो ये देखिए F1, देन F2 हमारे पास है नेगेटिव। ठीक है, तो F2 नेगेटिव, उसके बाद F3 पॉजिटिव है, उसके बाद F4 फिर क्या है नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव है, F2 नेगेटिव है और F3 जो हमारे पास है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो उसके बाद F4 है वो नेगेटिव होगी, अपवर्ड यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इनका सम अगर देखें तो हमारे पास सम इसका आता है जीरो। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट मस्ट बी जीरो। अब यहाँ पर हम देखें अगर, तो जब वेक्टर सम इसका जीरो होगा तो ये फर्स्ट कंडीशन होगी। तो इसके रिजल्ट क्या निकलेंगे, जब अगर हमारे पास ये जीरो होता है तो इसका मतलब है फोर्स के जो कंपोनेंट होंगे वो भी जीरो होंगे। ठीक है, जब फोर्स अमल कर रही है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब फोर्स जीरो है तो इसका मतलब उसके कंपोनेंट जो एक्स कंपोनेंट है और वाई कंपोनेंट है वो भी जीरो होंगे। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर कोप्लेनर फोर्सेस,
यहाँ पर जो फोर्सेस अमल कर रही हैं वो एक कोप्लेनर होंगी। कोप्लेनर का मतलब ये है कि एक ही प्लेन के अंदर फोर्सेस अमल करेंगी, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट जो एफ एक्स जीरो होगा एफ वाई। अब यहाँ पर देखें तो हम जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक एफ इज इक्वल टू एम में होता है। अगर फोर्स जीरो होती है, एफ इज इक्वल टू एम में होता है, अगर हमारे पास फोर्स जीरो है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी जीरो होगी, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में आपने ये बात याद रखनी है कि एक्सेलरेशन जीरो होती है, लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगी। तो फर्स्ट कंडीशन जब सेटिस्फाई होती है, ठीक है, जब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब हम बोलते हैं कि जो बॉडी है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो ये तो थी हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन ये है कि वेक्टर सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग एनी ऑब्जेक्ट मस्ट बी जीरो, यानी कि जो टॉर्क है उनका सम जो होगा वो जीरो होगा। अब यहाँ पर एक बात ये है कि हमें जो सेकंड कंडीशन है इसकी जरूरत क्यों पेश आई, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में भी तमाम फोर्सेस जीरो हैं। सो सेकंड कंडीशन की हमें क्यों जरूरत पेश आई कि इक्विलिब्रियम की एक सेकंड कंडीशन भी होनी चाहिए। तो उसकी रीजन ये है कि अगर हमारी बॉडी, ये देखें, इसको पहले हम रेज कर लें तो यहाँ पर देखें, ये जो अगर हम देखें तो सेकंड कंडीशन देखें तो वेक्टर सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी जीरो। अब इसकी जरूरत इसलिए पेश आई, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो बॉडी है वो बॉडी एक रिजिड बॉडी भी हो सकती है। ये देखें, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारी एक बॉडी है, ठीक है, तो इसका ये देखें एक पिवट पॉइंट है, ये वाला सेंटर, ठीक है, जहां से हमने इसको पकड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर देखो तो एक बॉडी के ऊपर एक फोर्स अमल कर रही है एक राइट साइड पे, ये देखें, ठीक है, इस तरह से एक लेफ्ट साइड पे फोर्स अमल कर रही। तो ये इसको हम कह लें कि ये F1 है, ठीक है, ये F1 है और ये वाली F2 है, ठीक है। तो ये दो फोर्सेस अगर अमल कर रही हैं तो यहाँ पर देखें तो हमारी ये जो रिजिड बॉडी है, अगर फोर्स F2 एक्ट करेगी तो ये बॉडी को बिल्कुल एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाएगी, ठीक है। बॉडी यानी कि हमारी जब ये F2 एक्ट करेगी इसके ऊपर तो बॉडी एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर F1 इस बॉडी के ऊपर एक्ट करे तब हमारी बॉडी जो है वो एक क्लॉकवाइज, ये यहाँ पर देखें तो हमारी एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो मूव करेगी। तो इसका मतलब है कि बॉडी के ऊपर एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर जब एक बॉडी है वो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में तो नहीं हो सकती। तब हम कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर जो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। जब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो इसका मतलब है कि बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है। तो इसको जीरो करने के लिए, यानी कि टॉर्क को जीरो करने के लिए हमें जरूरत पेश आई कि एक इसकी सेकंड कंडीशन भी होनी चाहिए। सो सेकंड कंडीशन के अंदर हम जितना भी टॉर्क अमल कर रहा है उसको हम जीरो लिखते हैं, इसका सम जो है वो जीरो होना चाहिए। तो वो सम जीरो इस तरह से ही हो सकता है, अगर F1 की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो F2 की डायरेक्शन नेगेटिव होगी। तो इसके ऊपर जो टॉर्क इफेक्ट करेगा, टॉर्क का जो सम होगा वो जीरो होगा। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि सम ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी मस्ट बी जीरो। अगर टॉर्क जीरो होता है तब रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होगा, जब टॉर्क की वैल्यू, ये देखिए, जब टॉर्क की वैल्यू जीरो होगी तो हमारे पास रिजल्ट होगा कि हमारी जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो भी जीरो होगी। अगर टॉर्क जीरो नहीं होता, अगर टॉर्क यानी कि टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है इस बॉडी के ऊपर, तब हमारी कोई ना कोई एंगुलर एक्सेलरेशन होगी। अगर टॉर्क का वेक्टर सम, अगर जितने भी टॉर्क एक्ट कर रहे हैं उनका जो सम है वो जीरो होगा तो इसका मतलब है एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगी। जब एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगी तो हम कहेंगे कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब है कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाई। अगर हमारी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा और हम कहेंगे कि बॉडी एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में हम कहते हैं कि बॉडी एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। ये देखिए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, अगर हम सेकंड कंडीशन में देखें तो हमारी एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी है। तो ये तो थी हमारी टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है एक कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में हो सकती है। तो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर ये भी है कि ये देखिए, इसको रेज कर लें तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये देखें, हमारा इम्पोर्टेंट, अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि स्टेट द कंप्लीट रिक्वायरमेंट फॉर बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, कि इस एक बॉडी इक्विलिब्रियम में कब हो सकती है, इसकी कंप्लीट रिक्वायरमेंट लिखें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये है कि एक बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में तब हो सकती है जब इसकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हों।
फर्स्ट कंडीशन यानी कि हम जानते हैं कि फोर्सेस सम ऑफ ऑल फोर्सेस और उसके कंपोनेंट्स एफ एक्स और एफ वाई इन दोनों का सम भी जीरो हो और सम ऑफ ऑल टॉर्क भी जीरो हो। जब टॉर्क और फोर्सेस का जो ये सम है वो जीरो होगा तो हम कह सकते हैं कि बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें।